हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो देख रहे हैं वो है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स हाउ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इज डैमेजिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस, कोशिश करेंगे कि ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, आज जो हम आपके पास डेटा लेकर आए हैं, जो वीडियो लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा अलग है। और ज़्यादातर हमारे वीडियोस पाकिस्तान को लेके या वामपंथियों को लेके या चीन को लेके होते हैं। आज अंदर सरकारी फंक्शनिंग के ऊपर हम कुछ बातें करेंगे आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहला महायुद्ध था, उसकी बात करें, द्वितीय महायुद्ध की बात करें, तो इंडिया जो भारत था वो दुनिया का शायद सबसे बड़े देशों में मैन्युफैक्चरर था, जहां पे उत्पादन होता था हथियार का, असला का, बारूद का। तो यूनिफॉर्म से लेकर, जूतों से लेकर, राइफलों से लेकर और एमुनिशन से लेकर सब कुछ भारत में बनता था। राइफलें जाती थी देश विदेश, यूरोप में और दुनिया भर में, जहां पे भी बर्मा की लड़ाई हुई, मेसोपोटामिया में, सॉर्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में हुई, जितनी भी कैंपेन्स थी, ये सारा का सारा इंडिया से जाता था, सामान यहाँ पे बनता था। लेकिन वो क्या हुआ, वो फैक्ट्रीज को, वो कहाँ गई वो कैपेबिलिटी हमारी, जब हम वर्ल्ड लीडर हुआ करते थे? उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और हम लोग इंप्रूव कब करेंगे, हम लोग दोबारा, जिसको कहते हैं कि उरूज की तरफ कब जाएंगे, वो तब जाएंगे जब हम ये एडमिट करेंगे, जब हम ये कबूल करेंगे कि हाँ, गलती अंदर हम में है, इसने साजिश कर दी, उसने ये पाकिस्तानियों वाली बात हमें करनी नहीं है कि हर समय बाहर की किसी ताकत को ब्लेम करना कि बाहर ही आता, कुछ नहीं। ये हमारी प्रॉब्लम है, हमारी गलती है और हमें इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करेंगे भी। लेकिन सबसे पहले जानना है कि गलतियां क्या है, क्या क्या परेशानी क्या है इन सब चीजों में। देखिए साहब, जहां तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करते हैं, OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक महकमा है सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, जो कि सारी की सारी चीजें, असला, बारूद वगैरह वगैरह, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता है। इसकी कई फैक्ट्रीज हैं, इसका बहुत ज्यादा मैन पावर है। अब ये क्या क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा आसान शब्दों में, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है और आपको शायद रुचि ना हो, और हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जिनको समझ में भी ना आए अगर मैं ज्यादा टेक्निकल हो जाऊं। तो मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा कि परेशानी कहां पे है, हम अपने हथियार क्यों नहीं, हमें बाहर से इंपोर्ट क्यों करने पड़ते हैं हथियार, इंडियन आर्मी के लिए खासतौर से क्यों करने पड़ते हैं हमें, क्यों हमारे क्वालिटी के हथियार नहीं बनते, इसके कारण आज मैं बताऊंगा और आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, 41 फैक्ट्रियां हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, 41 फैक्ट्रीज। 41 फैक्ट्रीज में एमुनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स, यानी कि असला और बारूद बनाने की जो फैक्ट्री है वो है 11। व्हीकल्स एंड वेपन्स, यानी कि गाड़ियां और बंदूकें वगैरह या तोप वगैरह, ये बनाने की फैक्ट्री है 11। तो 11 आपकी एमुनिशन और एक्सप्लोजिव की हो गई, 11 आपकी व्हीकल्स और वेपन्स की हो गई, टोटल 22 हो गई। इसके बाद मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, यानी कि उसके पार्ट्स हैं, कुछ और मटेरियल है, इसकी बनाने की फैक्ट्री है टोटल 8। आर्मर्ड व्हीकल्स, यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां, उसमें शामिल BMP-1, BMP-2, BMP-3, टैंक्स हैं आपके, अर्जुन है उसमें शामिल, T-72 है, T-90 है, वगैरह वगैरह, ये सब जितनी भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इनकी बनाने की फैक्ट्री हो गई 6। और इक्विपमेंट, यानी कि बेसिक इक्विपमेंट, जिसमें शामिल कॉम्बैट जैकेट, शामिल बूट, शामिल यूनिफॉर्म्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसकी 5 फैक्ट्रियां हैं। टोटल 11, 11, 8, 6 और 5, यानी कि 41 फैक्ट्रियां हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की। इसके अलावा 13 इनके पास डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जहां पे डिजाइनिंग वगैरह होती है, और 9 इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग हैं इनके। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा महकमा है ये और कितने ज्यादा इसमें लोग हैं। मैन पावर के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। सो नेशनल मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जिसको हम बोलते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। और ये एक्चुअली हमारा बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजी का सेट है। ये स्ट्रेटजी का सेट में दिक्कत कहां हुई है? दिक्कत यहां हुई है कि शुरुआत हम करते हैं इसकी 80% जो खरीदारी होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की, जो ये लोग उत्पादन करते हैं, जो बनाते हैं, 80% जो है इसका आर्मी का है।
यानी कि आर्मी 80% रिक्वायरमेंट खरीदता है, चाहे आर्मी को वो चीज पसंद आए चाहे ना आए। इंडियन एयरफोर्स 6% खरीदती है, इंडियन नेवी 2% खरीदती है, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसमें शामिल सीएपीएफ्स हैं, शामिल पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और सीएपीएफ्स में आ जाती हैं आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ वगैरह, वो 4% खरीदती हैं। और एक्सपोर्ट्स एंड सिविल ट्रेड वो 8% है। सिविल ट्रेड जैसे कि रिवॉल्वर्स, पिस्टल जो सिविलियंस खरीदते हैं, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनती है। अब हैरत की बात यह है कि कई देश, हमारे जो मित्र देश हैं, जो दोस्त देश हैं, उनको हमने बोला कि साहब ये हम हथियार बनाते हैं, आप लीजिए इसको, और आसान किश्तों में आप लीजिए, आपको कोई इसमें इमीडिएट पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया कि साहब हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मैन्युफैक्चर्ड सामान नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्सपोर्ट नहीं करती है, कुछ चीजें अच्छी भी बनाती है जो एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन काफी हमारे मित्र देशों ने मना कर दिया। क्यों? अब ये देखिए, जो मेरी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और शुरुआत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में क्यों है? इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में इसलिए है क्योंकि 250 साल पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बना रखा था, तो वहीं से चला आ रहा है 250 साल से, 200 साल से, यानी कि 2 सेंचुरीज ओल्ड वाला मामला है, 2.5 सेंचुरीज ओल्ड वहीं पे चला आ रहा है। इनके सारे कस्टमर्स दिल्ली में हैं। अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो डिफेंस अटैचेस दिल्ली में बैठते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, होम मिनिस्ट्री, सीएपीएफ, इनके सारे के सारे कस्टमर बैठे हैं दिल्ली, और ये बैठे हैं कलकत्ता में। अब जब आपको माल बेचना होता है, सामान बेचना होता है, तो आपको कस्टमर से मिलना पड़ता है। फोन कॉल में, इंटरनेट पे बात नहीं होती, आपको एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो ये सबसे बड़ी कमी है कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में है। दूसरी चीज है कि 3 टियर का सिस्टम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में। जो डीडीपी है वो एपेक्स पे है, यानी कि टॉप पे है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस करती है और इंडिविजुअल फैक्ट्री मैनेजमेंट करती है। उसके अलावा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड IOFS एक कार्डर है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस का एक कार्डर है, जिसके ऑफिसर्स इधर आते हैं। एक बोर्ड इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल एक बोर्ड हेड करते हैं, और इसमें 8 मेंबर हैं, और अलग अलग किस्म से 8 मेंबर हैं कि कुछ 5 मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स जो मैंने आपको बताए थे, एक्सप्लोजिव मटेरियल, गन्स वगैरह, वेपन्स वगैरह, उनमें है 5 जो मैनेज करते हैं। और स्टाफ फंक्शंस के लिए, जैसे पर्सनल, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, पर्सनल जैसे आपका HR और पर्सनल हो गया, फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए बाकी 3, टोटल 8 मेंबर हैं। तो आपका एक डायरेक्टर जनरल होगा टॉप पे, और उनके साथ 8 मेंबर हो गए जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कंट्रोल करते हैं। ये समझने वाली बात है। इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन रिसोर्स डेटा। 41 फैक्ट्रियों में लोग हैं कितने। जो एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव ग्रुप है, इसमें ग्रुप A, B, जिसमें G है, B, NG, C and D टोटल। अब एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव्स ग्रुप, इसमें टोटल है 25,582 लोग। वेपन्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट ग्रुप में है 19,549। मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स ग्रुप में है 12,080 लोग। आर्मर्ड व्हीकल्स ग्रुप में है 14,613 लोग, और ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री ग्रुप में है 8,924 लोग। यानी कि टोटल 80,748, जी हां 80,748 लोग हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, लगभग जो आपकी फैक्ट्रीज हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, उसमें काम करते हैं, जो 41 फैक्ट्रियां आपकी हैं। इसके अलावा 1,294 लोग ये अलग अलग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हेडक्वार्टर फॉर्मेशन है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, रीजनल कंट्रोलर ऑफ सेफ्टी, रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स, ब्ला ब्ला, इधर ये लोग करीब 1,200 लोग यहां पे फैले हुए हैं। सो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं कि करीब लगभग, अगर मैं मानूं तो करीब 82,000 पर्सनल हैं। 82,000 लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हर साल उनको तनख्वाह देती
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है, यानी कि पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का ये है कि होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट है, और बजटरी एलोकेशंस अंडर कैपिटल एंड रेवेन्यू हेड्स। जो बजटरी एलोकेशंस है कैपिटल एंड रेवेन्यू, यानी कि जो केपेक्स है और ओपेक्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो फाइनेंस वाले हैं वो आसानी से समझ जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब आपको कोई चीज खरीदनी पड़ती है, कैपिटल एसेट आप खरीदते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो आपके मतलब रेगुलर रोजमर्रा के तनख्वाहें हो गई, नॉर्मल खर्चे हो गए, गाड़ियों के, ट्रैवल के, ये सब ये ओपेक्स में आ जाता है। तो ये सब है अमाउंटिंग टू अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द टोटल बजट। ये 2017-18 के मैं आंकड़े आपको बता रहा हूं। This caters for the shortfall and requirement of the OFB after accounting for income through sales. ये बात नोट करने वाली है। और OFB is unable to run factories and OFB from its own profits, यानी कि OFB इतना पैसा नहीं कमाती, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ये इतना पैसा नहीं कमाती कि अपने ही प्रॉफिट से, अपने ही मुनाफे से अपनी फैक्ट्री खुद चला लें। यानी कि ये फैक्ट्री चलाती भी हैं, फैक्ट्रीज एक घाटे में चलती हैं, तनख्वाहें देने के लिए सरकार से पैसा चाहिए, और मजबूरी यह है कि साहब फौज को खरीदना ही खरीदना है। आर्मी को अगर नहीं इंसास हथियार की हम अक्सर बात करते हैं, 5.56 mm इंसास बहुत ही बेकार किस्म का हथियार है, फौज को खरीदना है, फौज की मजबूरी है। अब लोग कहते हैं कि इंसास से कारगिल जीता था, यह झूठ है। इंसास से कारगिल नहीं जीता था, कारगिल भारतीय सेना के अफसर और जवानों की हिम्मत और हौसले से जीता था, इंसास राइफल से नहीं जीता था। इंसास राइफल मैंने खुद चला रखी है, ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर रखी है, निहायती घटिया राइफल है। एंड थैंक गॉड सरकार ने डिसीजन लिया कि AK-203 और जो 6 आवर के दूसरे हथियार आ रहे हैं वो हम लोग ऑलरेडी लेना हमने शुरू कर दिया है, तो वो आ रहे हैं, चेंज पूरा हो रहा है, जल्दी 1-2 साल में सारा चेंज हो जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता था इंसास राइफल्स का। अब ये मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाके आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनका बहुत हाई है। वो क्यों है, उस टेक्निकल बातों में मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको बोरियत लगेगी। लेकिन आप समझिए, एक कॉम्बैट ड्रेस आपने देखा है, जवान जो ड्रेस पहनते हैं कॉम्बैट ड्रेस, यानी कि वो चितकबरी जो ड्रेस होती है, जंगल कैमोफ्लेज टाइप की, अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से खरीदें तो एक ड्रेस 3,300 रुपए की मिलती है। 3,300 रुपए की एक ड्रेस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देता है। लेकिन अगर आप मार्केट से वही खरीदें, उससे बेहतर कपड़ा, उससे बेहतर सिलाई, तो आपको 1,800 रुपए की मिलती है। तो हम एक ड्रेस की बात नहीं कर रहे, हम तो लाखों दर लाखों ड्रेस हर साल बनती हैं। तो अब आप समझिए कि कितने करोड़ों अरबों रुपए का घाटा सिर्फ ड्रेस में होता है। और मजबूरी है आपकी, आप वही ड्रेस, उससे अच्छी क्वालिटी, उससे अच्छी सिलाई, आप 1,800 रुपए की नहीं ले सकते, आपको मजबूरन आपको 3,300 रुपए की लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज, कॉम्बैट जैकेट, जो हम लोग ऊपर जैकेट पहनते हैं, कॉम्बैट जैकेट, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देती है 5,950 रुपए की एक जैकेट, जो कि मार्केट में मिलती है 3,500 रुपए की। तीसरी चीज, कोट, ECC, जो हम लोग विंटर क्लोथिंग पहनते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, उसकी बात कर रहा हूं, वो एक जैकेट है 6,250 रुपए की। लेकिन वो जो बाजार में मिलती है वो एक्चुअली मिलती है 4,000 रुपए की। इसके अलावा OG जर्सी, ऑलिव ग्रीन जर्सी जो हम लोग पहनते हैं, आपने देखा होगा, स्वेटर पहनते हैं फौजी, यहां पे उसके पैच लगा रहता है यहां पे, वो जो स्वेटर है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से हमें मिलती है 1,950 रुपए की। लेकिन जो मार्केट में वो स्वेटर अवेलेबल है वो है 750 रुपए की। फिर और चीजें हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पैराशूट जो है, ये 1,62,000 रुपए का एक है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिलता है। लेकिन अगर आप बाजार से खरीदेंगे, ओपन मार्केट से खरीदेंगे, आपको 1,12,000 रुपए का मिलेगा। इसमें भी तकरीबन आप लगा लीजिए 50,000 रुपए का घाटा है हर एक पैराशूट में। पैराशूट रिपेयर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड करता है 70,000 रुपए की रिपेयर करता है एक पैराशूट की। और बाहर एक फिक्स्ड प्राइस है, इसमें प्राइस नहीं हमने दिया है, लेकिन एक फिक्स्ड प्राइस है, इर्रिस्पेक्टिव जो भी होगा एक फिक्स्ड प्राइस है, आप उसमें रिपेयर करवाइए। अशोक लेलैंड स्टैलियन एक ट्रक है जो फौज इस्तेमाल करती है। अब आप देखिए इसमें कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपको खुद पता लगेगी। अशोक लेलैंड के जो ट्रक आर्मी इस्तेमाल करती है
चलने के लिए, अपने फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और ऐसे और भी चीजें। मैं सिर्फ अशोक लेलैंड का एग्जांपल दे रहा हूं। उस ट्रक का अगर आप अशोक लेलैंड जो कंपनी है, अगर आप उससे खरीदेंगे तो उसका दाम है 17 लाख रुपए एक ट्रक का। 17 लाख रुपए एक ट्रक का दाम है। लेकिन जब आप वही ट्रक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से खरीदते हैं तो आपको 28 लाख रुपए देने पड़ते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि नॉकडाउन किट्स होते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 17 लाख रुपए लेके उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाती है, उन पार्ट्स को लेकर आती है, उनको जोड़ के फौज को बेचती है। 28 लाख रुपए फौज को खरीदना पड़ता है, क्योंकि एक सरकारी डिपार्टमेंट से दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहा है। इतना प्रॉफिट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कमाती है। उसके बावजूद वो अपनी, क्योंकि अपने खर्चे मीट नहीं कर पाते, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं, फिक्स कॉस्ट इतनी ज्यादा है, हैमरेज कर रही है, जिसको मेडिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। मुझे नहीं समझ में जब इतना अभी मैं आपको शॉर्टफॉल की बात करता हूं, ज्यादा टेक्निकल ना होके। 2009 से 2014 82 आइटम इंडेंट करे, उनकी टोटल वैल्यू थी 25,914 करोड़ रुपए। यानी कि 2009 से 2014 82 आइटम, 82 आइटम्स इंडेंट करे, यानी कि खरीदने के लिए उनका डिमांड गया। 25,914 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू थी, और जो एक्चुअली मिली, जो वो बना पाए 19,917 करोड़, यानी कि 23% का, 23% का शॉर्टफॉल था इसमें। और 2014 से 2019 फिर 82 आइटम इंडेंट करे गए, जिसकी वैल्यू थी 26,378 करोड़ रुपए, और वापस मिला जो माल जिसकी वैल्यू मिली वो मिली 18,538 करोड़ रुपए, यानी कि 29% का शॉर्टफॉल था। इसमें आपके आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्मी एयर डिफेंस, सबका जो मिला जुला के जो भी था सबका है। अलग अलग परसेंटेजेस हैं, प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव वगैरह, मैं उन सब में नहीं जाऊंगा। एक चीज मैं चाहता हूं कि आप समझें जरा। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी, आज ही आई थी शायद रिपोर्ट की, आर्मी ने स्टेटमेंट दिया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जो एमुनेशन बनाया है वो एमुनेशन इतना खराब है, और आर्मी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, बर्बाद करना पड़ा वो एमुनेशन। अगर वो एमुनेशन अच्छा बना होता तो उसी एमुनेशन के पैसे से 100 तोपें और खरीद सकती थी इंडियन आर्मी। 100 howitzers द इंडियन आर्मी could have bought, जो नहीं खरीद पाए क्योंकि आपका एमुनेशन बिल्कुल बर्बाद था, बिल्कुल खराब एमुनेशन था आपका। मैं आपको कैजुअलिटीज कुछ बताता हूं, लेकिन असली कैजुअलिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मैं चाहता हूं आप इंटरनेट पे जाएं और गूगल पे जाएं और सर्च करें, बात करें। देखिए 2014 में हमारा एक जवान अपनी जान से गया, 15 घायल हुए। 2015 में डेथ्स 0 थी, लेकिन कैजुअलिटीज 14 थी। 2016 में हमारे 19 जवान अपनी जान से गए और 28 को चोट लगी। 2017 में एक जवान हमारा जान से गया और 18 को चोट लगी। 2018 में 3 जवान हमारे जान से गए और 43 को चोट लगी। 2019 में 3 जवान हमारे जान से गए और 28 को चोट लगी। और 2020 में अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, कोई भी जवानों की जान नहीं गई, लेकिन 13 को बहुत जोर से चोट लगी, बड़ी गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि ये बारूद फटने से आते। देखिए साहब, ये अलग बात है। फिगर्स ना आपको लग रहे होंगे कि क्या है ये फिगर्स, मेजर क्या बता रहा है आपको, मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन पराक्रम टाइप करिए गूगल में, ऑपरेशन पराक्रम, और फिर आप टाइप करिए कारगिल, कारगिल ऑपरेशंस। ये जब आप टाइप करेंगे आप देखेंगे कि कारगिल में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे कारगिल में। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी। लेकिन जब पार्लियामेंट अटैक हुए थे तो पार्लियामेंट अटैक के दौरान साहब पाकिस्तान ने करवाया पार्लियामेंट अटैक, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी मोबिलाइज हो गए और बॉर्डर पे चले गए, बिल्कुल एग्रेसिव पेट्रोलिंग होने लगी। जंग नहीं हुई, जंग बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन आगे पहुंच गए बॉर्डर पे। जंग की सूरत हाल बन चुकी थी, कभी भी हो सकता था कुछ, लेकिन जंग नहीं हुई। फॉल्टी एमुनेशन के चलते हमारे कितने जवान, कितने अफसर, उनकी जानें गई। मैं चाहता हूं आप लोग जरा चेक करें खुद जाके, मैं नहीं बताऊंगा आपको। I will not tell you this. I want you to understand and figure out by yourself what happened in Operation Parakram. कितने जवानों की जान गई। एक हिंट देना चाहता हूं,
जितने हमने जाने कारगिल में खोई, क्या उससे ज्यादा थी या उससे कम थी? ये जरा पता लगाइए आप लोग। ऑपरेशन पराक्रम, आपको खुद पता लग जाएगा। गूगल पे जाइए, टाइप करिए ऑपरेशन पराक्रम, यू विल कम टू नो। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बड़ा अलार्मिंग वीडियो बनाया है इन्होंने, जिसमें दिखाया है कि कितनी गड़बड़ हो रही है मैन्युफैक्चरिंग में ही, और वो भी कि गवर्नमेंट की ही एक वो है जो बना रही है और फिर फोर्स कर रही है वो आर्म्ड सर्विस को कि आपने हमसे लेना ही लेना है, चाहे वो ठीक हो, अच्छा लगे, जरूरत हो, नहीं हो। और मुझे बस वो नहीं बात समझ में आई कि जब वो प्रॉफिट बना रहे हैं तो फिर लॉस में क्यों जा रहे हैं? नहीं, तो उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो उस चीज को बनाने में ज्यादा पैसा लग रहा है, पर जो बेचते हैं उससे पैसा जो बनता है वो कम है, जबकि वो महंगा दे रहे हैं बाहर से। अगर महंगा देने के बावजूद तो वही है कि इतना इनएफिशिएंट काम है। कहने का मतलब यही है कि इतना मतलब इनएफिशिएंट है, आप बना रहे हैं, आपको महंगा पड़ रहा है, आप प्राइसेस इंक्रीज करके बेच रहे हैं, तब भी आपका नहीं बनता। मतलब इतना इनएफिशिएंसी है, इतनी इनएफिशिएंसी है कि क्या कर सकते हैं। तो क्वालिटी भी गंदी, वही क्वालिटी गंदी है, यही प्रॉब्लम है कि वो अपनी चीज़ों को बेच नहीं पा रहे डिफरेंट कंट्रीज में, और जो एयरफोर्स और नेवी बहुत कम ले रहे हैं। आर्मी को मैंडेट किया है, अगर आर्मी नहीं खरीदेगी तो बनाएगा कौन, इन द सेंस कि ये भी ठप हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली इनका यही है कि आपको प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, आपको प्राइवेट कंपनीज लानी पड़ेंगी जो compete करें गवर्नमेंट से, जो अपने वेपन्स बनाए सुपीरियर, जो वेपन्स जो है उसका एक्सपोर्ट भी करे, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो यही कहने का मतलब है कि आपको प्राइवेट कंपनीज लानी पड़ेंगी। अपनी जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज हैं वो ठीक नहीं चल रही, ऊपर से काफ़ी उनके स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हैं। स्ट्रेटेजिक मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं। आपके कस्टमर बैठे हैं दिल्ली में और आपका हेडक्वार्टर्स है कलकत्ता में, नहीं? तो अगर सिंपल पॉइंट ये था कि अगर वो देखें तो अभी तक गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि नहीं, अपना हेडक्वार्टर वहाँ पे करो, यहाँ पे तुम छोटा ऑफिस रख सकते हो, हेडक्वार्टर वहाँ जाएगा, और तुम अपने कस्टमर के लिए देखो क्या बेटर है। और दूसरा जो है प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा कि अब हमने द्वार खोल दिए, जिसको बनाना है बनाए, compete करे। और उससे ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं छोटी हो जाएं और बहुत कम हो जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर दोबारा छोटे लेवल से शुरू करके फिर ऊपर उठना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। अगर आपने वेपन्स ही आप बना रहे हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं, कोई दूसरा इंसान खरीदना नहीं चाहता, तो इट हैज़ टू बी फिक्स्ड। अच्छी बात है कि ये पॉइंट रेस किया है, और ये पॉइंट अगर गवर्नमेंट तक पहुंचे तो अच्छी बात है, उनके ऑलरेडी पता होगा, परंतु गवर्नमेंट के बाद एक बड़ी लिस्ट होगी कि ये भी हमें करना है, तो मेरे ख्याल से करेंगे। और हमने एक न्यूज़ सुनी थी कि प्राइवेटाइजेशन की, कि जो एक गन थी जिसको कैंसिल कर दिया था, यूएई को ऑर्डर दिया था, कैंसिल कर दिया था और कहा था अब हम प्राइवेट बिड्स लेंगे। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे ओपन कर ही रही है, ओपन करेगी कि प्राइवेट कंपनीज को एस्टैब्लिश होने दो, और जब प्राइवेट कंपनीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो compete करेंगी। फिर आर्मी के ऊपर है कि वो किससे लेती हैं, मगर एक फेयर प्रोसेस होगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी बिड है, तो मगर कंपटीशन जो है काफ़ी कुछ सॉल्व कर देगा, तो काफ़ी अच्छा था। और यही कह रहे हैं कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इनएफिशिएंसी है, तो उससे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अच्छी पॉइंट है ये, और आई होप कि इस पे सुधार हो और प्राइवेट कंपनीज आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।